आज हम बात करेंगे कि 498A का केस हो या फिर कोई भी मामला हो, चाहे 376 का ही क्यों न हो। अब दूसरा सवाल ये कि अगर 498A के साथ 376 लगा हो तो ऐसे मामलों को ख़त्म करने के क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं कि 498A हो चाहे नॉर्मल धाराओं के साथ, चाहे 498A 323, 504, 506 और 406 आईपीसी 3/4 डीपी एक्ट हो, या फिर 498A 323, 504, 506, 354, 376, 377 आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट हो, या फिर 498A 323, 504, 506, 406 आईपीसी के साथ 307 आईपीसी या फिर 313 आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट लगा हो। तो ऐसे मामलों को निस्तारित करने का, ख़त्म कराने का एक वो कौन कौन से तरीका होता है, कहाँ से वो कैसे ख़त्म होंगे, उसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर हमारे YouTube चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो फिर आपको यह चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि 498A से जुड़ी या फिर 376 से जुड़ी या फिर कोई भी लीगल नॉलेज आपको चाहिए तो आपको बहुत ही मदद मिलेगी इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर 498A नॉर्मल धाराओं के साथ है तो आपको ख़त्म करना है तो कैसे करें, या फिर 376 या 354 जैसी धाराएं उसमें ऐड हैं तो आपको कैसे ख़त्म करना है, दोनों प्रोसेस एक साथ हम बताने चल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो ये आप समझें कि अगर एफआईआर होती है, अगर इन धाराओं में एफआईआर हो जाती है तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझें कि जब नॉर्मल धाराएं हैं जिसमें कि 354, 376 वगैरह नहीं लगी है, गंभीर धाराएं जिसमें नहीं लगी है, अगर 498A का केस है जैसे कि 498, 323, 504, 406 आईपीसी 3/4 डीपी एक्ट, सिर्फ इतना है, तो एफआईआर होने के बाद आपको क्वेश्चन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एफआईआर होने के बाद हाई कोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर आपके पास बहुत प्रमाण ही है तो आप हाई कोर्ट आ सकते हैं, स्टे के लिए आ सकते हैं। वरना आप जब भी चार्जशीट फाइल हो, चार्जशीट के पहले एक आवेदन जरूर दे दें अपने सबूतों के बारे में, अपने एविडेंसेस के बारे में। हो सकता है आईओ ले ले, लेकिन डायरेक्ट आईओ को नहीं देना है, एसएसपी के थ्रू, कमिश्नर के थ्रू, आईजी, डीआईजी के थ्रू ही देना है। अब वो जरूरी नहीं कि इंक्लूड किया ही जाए, करा जाएगा कि नहीं करा जाएगा वो आपको ट्रायल में उसकी मदद मिलेगी। दूसरी बात ये, अगर आपके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला है कि जैसे 498A के साथ 354 ऐड है, 376 ऐड है, 77 ऐड है, 313 ऐड है, 307 ऐड है, ऐसी गंभीर धाराएं जब ऐड हैं 498A के साथ, तो देखिए सबसे पहला काम आपको हाई कोर्ट का ही शरण लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर 376 है, अगर उसमें आपने लापरवाही किया तो गारंटी है कि आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो अगर जेल नहीं जाना चाहते हैं तो फिर आपको हाई कोर्ट का सहारा लेना ही पड़ेगा। अब हाई कोर्ट में किस काम के लिए कई बार आ सकते हैं उसके लिए भी समझें। देखिए, हाई कोर्ट एक क्रिमिनल रिट फाइल कर सकते हैं स्टे के लिए, एफआईआर क्वेश्चन की प्रेयर कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप एंटीसिपेटिक बेल के लिए भी आ सकते हैं। सवाल यह है कि एंटीसिपेटिक बेल क्या आप सेशन से होने के बाद आएंगे कि डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं। तो आपको बता दें, एंटीसिपेटिक बेल के लिए आप सेशन भी जा सकते हैं, सेशन के बाद हाई कोर्ट आ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हाई कोर्ट भी आ सकते हैं, दोनों प्रोविजन है। चलिए उसके बाद बात करते हैं, मान लिया जाए 1 मिनट के लिए, अब जिसका ये तो स्टार्टिंग प्रोसेस है, ये स्टार्टिंग प्रोसेस इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिसका भी मुकदमा हुआ वो तुरंत, अगर जिसका मुकदमा पहले से हो गया है, इन केस किसी भी कारण से हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया है उस, या 482 में जब वो गया था चार्जशीट के बाद, तो उसमें भी उसको लाभ कायदे से नहीं मिल पाया है, तो उसको क्या करना है कि ट्रायल अगर फेस नहीं करना है तो आपको बता दें, आपको सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा बचता है। इसके बाद अगर हाई कोर्ट से काम नहीं होता है तब। अब सवाल यह है कि हाई कोर्ट से काम क्यों नहीं होगा। जैसे कि मान लिया जाए कि आपका स्टे तो चल ही रहा है, हाई कोर्ट ने स्टे तो कर ही दिया है, लेकिन जो ऑर्डर आप चाहते हैं, वो ऑर्डर नहीं हुआ। जैसे कि एफआईआर क्वेश्चन नहीं हुई,
और आप चाहते हैं कि दुनिया भर का सबूत हमारे पास है, FIR क्वेश होनी चाहिए, तो फिर आप चाहते हैं कि ट्रायल भी मैं फेस ना करूं, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्वेश कर देगा। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे सबूत होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ये कह के मना कर देता है ये ट्रायल की चीजें हैं, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट का सहारा लें, गारंटी है, हो सकता है कि आपको लाभ मिले। दूसरी बात ये कि जो लोग जैसा भी कि हाई कोर्ट गए, लोअर कोर्ट गए, सेशन गए, जो भी गए, ट्रायल फेस करने का नंबर आ गया, समनिंग ऑर्डर आ गया, तो समनिंग ऑर्डर को भी चैलेंज किया जाता है। NBW 82 हो गया, उसको भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। उसके अलावा आपने मान लिया जमानत करा लिया, अब यहाँ तक की स्थिति अगर पहुंची है कि आपने जमानत करा लिया, अब जब जमानत करा लिया तो देखिए चार्ज बनेगा। बेल होने के बाद आपके केस में फ्रेमिंग चार्ज का नंबर आता है जमानत के बाद, तो आपको चार्ज नहीं बनवाना है। चार्ज इसलिए नहीं बनवाना है कि आपको डिस्चार्ज डालना है। अब यहाँ पे फिर दो रास्ते आपके निकलेंगे, वो कौन कौन से आप समझें कि अगर नॉर्मल धाराओं में मुकदमा आपका है, जैसे कि वही हमने जो बताया 498A, 330, 504, 506, 406 IPC व 3/4 DP एक्ट, अगर नॉर्मल धाराओं के साथ है केस आपका, तो डिस्चार्ज जो होगा 227 CRPC में जो डिस्चार्ज आप डालेंगे वो डिस्चार्ज पड़ेगा आपका लोअर कोर्ट में, यानी कि जहां पे आपकी फाइल चल रही होगी संबंधित मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, डिस्चार्ज वहां पड़ेगा। और अगर आपका केस 498A के साथ गंभीर धाराएं 354 वगैरह जुड़ी हैं, 76 जुड़ा है, 77 जुड़ा है और फिर 307 जुड़ा है, तो ऐसे में जिसके ऊपर ये आरोप है गंभीर धारा का, जैसे 376 जिसके ऊपर है या 307 जिसके ऊपर है, तो उन लोगों का डिस्चार्ज जब आप डालेंगे, क्योंकि वो ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट नहीं है, वो ट्राइबल बाई सेशन है, उनका ट्रायल जो होगा वो सेशन चलेगा, सेशन ट्रायल है। जब उनका ट्रायल सेशन में चलेगा तो जो आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन देंगे धारा 227 CRPC में, वही डिस्चार्ज तब आपका लोअर कोर्ट में नहीं पड़ेगा, तब आपका सेशन में, क्योंकि सेशन ट्रायल रहेगा जब, तो आपका डिस्चार्ज सेशन कोर्ट में पड़ेगा। अगर आपको डिस्चार्ज मिल जाता है तो सो फार सो गुड, अगर आपको डिस्चार्ज नहीं मिलता है तो वही ऑर्डर आप हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट नहीं मिलता वही ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज कर सकते हैं। ये सब तरीके लड़ने के हैं। कुछ लोग सीधे मुकदमा लड़ना पसंद करते हैं कि जैसे मुकदमा हो गया, चार्जशीट हो गई, कोर्ट में जाना शुरू, ट्रायल फेस करेंगे, 20 साल लड़ेंगे। कुछ लोगों का ये रहता है भैया मुझे ट्रायल नहीं फेस करना है, मुझे इस केस को जल्दी से जल्दी खत्म करना है। अमूमन सब लोगों का यही मानसिकता यही होती है कि भाई केस जल्दी समाप्त हो, लेकिन जो कार्रवाई जिस समय करनी होती है उस समय पे वो चूक जाते हैं या वो उनका वकील नहीं बताता है। माफ करिएगा, मैं किसी वकील के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, या ये कह लेते हैं उनको नहीं नॉलेज होता है इसलिए भी ऐसा हो जाता है। तो आपके पास ये सब अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग रास्ते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इस समय आपकी सिचुएशन क्या है, आप कहाँ किस चौराहे पे खड़े हैं कि आपको किस रास्ते पे जाना है वो आप तय करें। अगर आपको बेहद तरीका नहीं पता है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, सवालों के जवाब जल्दी ही मिलेंगे आपको। और अगर ज़रूरी है तो आप फ़ोन करके इस नंबर पे बात कर सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहा है नंबर। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब